Good morning, students. Today we discuss about the first chapter of biology in class 9th, the fundamental unit of life, that is cell. सेल से रिलेवेंट सबसे फर्स्ट स्टार्ट हमें करना है कि सेल एक्चुअल में है क्या. तो फंडामेंटल यूनिट अगर हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो फंडामेंटल यूनिट है उस फंडामेंटल यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. तो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस में भी पढ़ा होगा, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि एक्चुअल में सेल के बारे में, सेल कैसे बन रहे हैं, मतलब एक्चुअल में सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से बॉडी को बिल्ड करते हैं. बॉडी को बिल्ड करने के लिए सबसे फर्स्ट एक एक सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे और पूरे बॉडी का फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू होना है. तो जो नेम सजेस्ट कर रहा है उस नेम के बेसिस पर ही हम समझते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उन सभी का जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है वह क्या होगा, सेल होगा. तो सबसे फर्स्ट एक सेल का हम डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से बाउंड है. अंदर की तरफ हमें अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है और डिफरेंट मीन्स बाहर की तरफ जो सबसे बाहर की तरफ आउटर कवरिंग है वह सेल मेम्ब्रेन है. यानी जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे या एक हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी टाइप के मिलियंस, बिलियंस और इसके अलावा ट्रिलियंस. मीन्स जनरली हम अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात अगर करते हैं तो पूरे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वह मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल से फॉर्म्ड हुआ है. यानी इस टाइप के ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी को बनाते हैं. और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमने इससे प्रीवियस में जनरली डिस्कस किया था कि सेल के नंबर के बेसिस पर दो अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे अर्थ पे. सबसे फर्स्ट टाइप जो होगा वह यूनिसेल्यूलर होगा. इसके अलावा दूसरा जो टाइप होगा वह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी यूनिसेल्यूलर अगर हम कह रहे हैं तो बॉडी का जो एग्जिस्टिंग है या मीन्स स्टार्ट होना है वह एक सेल से स्टार्ट हो रहा है और एक सेल पे ही एंड कर रहा है. इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन सभी को हम क्या टर्म देंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी इस टाइप का जो हम सेल देख रहे हैं इसी सेल पर उनका स्टार्ट हो रहा है और इसी सेल से ही वो खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा इसी टाइप के जो सेल हैं ये बहुत सारे कंबाइन होकर एक मल्टी सेल्यूलर यूनिट बनाते हैं. यानी बहुत सारे सेल एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब बंच ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल का एक बंच हो जाएगा. तब उस कंडीशन में उसको हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम इंडिकेट कर सकते हैं. मतलब ये ऑर्गेनिज्म का दो अलग अलग टाइप्स हो जाएगा. किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल. यानी नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ये दो अलग अलग कैटेगराइजेशन है. तो सबसे फर्स्ट हमने सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. इसके अलावा अब सेल को डिफाइन अगर हम करना चाहें कि सेल एक्चुअल में उसके डिफिनीशन को अगर हम देखते हैं तो डिफिनीशन में क्या बताया गया कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा. स्ट्रक्चर में भी सबसे छोटा है, इसके अलावा इसका फंक्शन जो हो रहा है वो फंक्शन में भी सबसे स्मॉलर जो यूनिट है वह क्या है, सेल है. इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द fundamental, structural and functional unit of life. This is the cell. मीन्स जनरली एक सेल को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो दो वर्ड्स आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. देन जो नेक्स्ट है, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स हम देख रहे हैं कि इससे प्रीवियस में जैसे हमने बताया था कि जो ब्रिक्स है, एक एक ब्रिक्स को हम जहाँ अटैच करते जाते हैं, एक वॉल अगर हमें बनाना है, एक दीवार बनाना है तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, एक ब्रिक होगा. एक ईंट से फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ हमने ब्रिक्स अगर जोड़ दिए तो वहाँ पर एक हमें वॉल दिखाई देता है. यानी एक दीवार हमें तैयार मिल जाएगी जब हमने हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक्स हमने लगाए हैं. उसी तरीके से एक बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन होगा. एक बॉडी की भी संरचना इसी तरीके से बनी है कि सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है और उस सिंगल सेल के लगातार कंबाइन होने पर, यानी एक सिंगल सेल है उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे सेल लगातार बनते जाएंगे और बनने के बाद जैसे एक वॉल हमें दिखाई दे रहा है उसी तरीके से सेल का जो लगातार एक कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी तरीके से क्या बनेगा, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद एक बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है. एक पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कब फॉर्म्ड होगा, जब मिलियंस ऑफ सेल एक दूसरे से बाइंड अप होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे. तो इस तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है. जनरली एक हम ओनियन पिल्स देख रहे हैं कि ओनियन पिल्स पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा कि ये जो हमारे पास एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ इंडिकेट किया गया है. ये बहुत सारे सेल हैं, यहाँ बीच में न्यूक्लियस इंडिकेटेड है और बाहर की तरफ से ये आउटर वॉल है, यानी सेल वॉल, बीच में न्यूक्लियस. इसी तरीके से 1 सेल है, 2, 3, 4, 5. ये छोटा सा अगर हमने ओनियन पिल्स लिया है
ओनियन से हम एपिडर्मिस लेयर लेकर उसको अगर हम माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व करते हैं तो सेम हमें स्ट्रक्चर इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी सेल हैं ये लिविंग हमें ऑब्जर्व होते हैं। लिविंग सेल ये कहाँ ऑब्जर्व होंगे? माइक्रोस्कोप में हम आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जनरल एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि बहुत सारे सेल एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? पूरे प्लांट सेल का एक सरफेस तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि दूसरे तरीके से एक और डिफिनीशन यहाँ पर ऐड किया गया है। सेल इज कॉल्ड structural unit because body of all organism is made up of cell. It is a functional unit of life because all the function of body, physiological, biochemical, genetic and other functions are carried out by cells. अब जनरली इस डिफिनीशन में जो दिया गया है उसमें मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि किस तरीके से सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये जो देख रहे हैं इसमें, एक मिनट बस वेट कीजिए। यहाँ पे जो सेल का डिफिनीशन हम देख रहे हैं, इस सेल के डिफिनीशन में सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट दिया गया है। स्ट्रक्चरल यूनिट, इसके अलावा फंक्शनल यूनिट, दो अलग अलग चीज़ें हम इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। अब इस स्ट्रक्चरल यूनिट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव अर्थ पे प्रेजेंट है वह बने किससे हैं? सेल से। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का ये मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होंगे वह सभी बने किससे हैं? सेल से बने हैं। इसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट दूसरा हमने वर्ड यूज़ किया कि सेल के लिए हमने दो वर्ड यूज़ किया था, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं वह सभी किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और दूसरी जो बात कही जा रही है कि इट इज़ ऑल्सो भी अ फंक्शनल यूनिट। क्यों फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं? कि लाइफ की जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ में चलने वाले जितने भी फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन फिजियोलॉजिकल हो, बायोकेमिकल हो या जेनेटिक फंक्शन हो, ये सभी फंक्शन किसके थ्रू कैरी आउट किए जा रहे हैं? किसके थ्रू किए जा रहे हैं? एक सेल के थ्रू ही किए जा रहे हैं। यानी सेल में बायोकेमिकल यानी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी चल रहे हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन, जिससे कि एनर्जी बनता है। हमारी बॉडी भी एनर्जी जब हमें मिलेगा तभी हमारी बॉडी भी फंक्शन कर पाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होता है? दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल। यानी यह एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑल द एनर्जी बाई विच वी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। यानी एक सेल के अंदर जो भी हमारे अंदर एनर्जी प्रेजेंट है या जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं वह एनर्जी कहाँ बन रहा है? ऑल दीज एनर्जी इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, सो दैट वी कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन ऑल्सो अकर्स इनसाइड द सेल। यानी बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है? एक सेल के अंदर। यानी लगातार बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो पा रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जेनेटिक फंक्शन का मतलब उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होगा वह उसके दूसरे ऑफस्प्रिंग में, यानी जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यानी जब हम कैरेक्टर्स जब हम पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, तो रिप्रोडक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी की जो फीचर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वह क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग भी होंगे, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही क्या मिलेंगे हमें? ऑफस्प्रिंग भी मिलेंगे। यानी नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन जो होगा वह किससे सिमिलर होगा? अपने पेरेंट्स से। तो वो पेरेंट्स से सिमिलरिटीज़ किस बेसिस पे है? जेनेटिक बेसिस पे। जेनेटिक यानी जेनेटिक वह किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? डीएनए को। यानी जो डीएनए प्रेजेंट है, दिस डीएनए ट्रांसफर्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। मीन्स दिस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। यानी ऑफस्प्रिंग में वो डीएनए ट्रांसफ़र होता है। यानी फंक्शन के बेसिस पर भी सभी में जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं सभी के सेल के अंदर ये जेनेटिक फंक्शन भी होता है। इसके अलावा जेनेटिक फंक्शन हो, बायोकेमिकल फंक्शन हो, दीज फंक्शन इंक्लूडेड इनटू फंक्शनल यूनिट, वेयर एज स्ट्रक्चरल यूनिट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ का जो बेसिक फॉर्म है वह क्या है? उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो या फंक्शन के बेसिस, दोनों बेस पे हमने इसको डिफाइन कर लिया कि सेल एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। यानी और सभी सेल में जितने भी सेल हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से ही बनी हुई है।
अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि डिस्कवरी से रिलेवेंट, इसकी डिस्कवरी एक्चुअल में जो डिस्कवरी की गई थी वह किसके थ्रू की गई है? रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल, यानी सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया है? रॉबर्ट हुक, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया। रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी एक्चुअल में इंसिडेंटल थी, जो वो जनरली जो वाइन की बॉटल उनके घर में थी, उस वाइन की बॉटल के ऊपर पहले, आज तो जनरली कैप आता है, कैप हम जो बॉटल के ऊपर लगा हुआ है स्टील का कैप आता है, कैप हम ओपन करेंगे और फिर अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। बट पहले के टाइम में जितनी भी बॉटल्स होती थी उन बॉटल्स के ऊपर क्या होता था? लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा होता था, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, उससे हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो जो उनके पास बॉटल थी उस बॉटल के ऊपर भी क्या था? कॉर्क लगा हुआ था। उस कॉर्क को उन्होंने निकाला। जो कॉर्क वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वह क्या है? अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ वुड विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल, यानी बॉटल पे जो एयर टाइट करने के लिए या कैप की तरह जो यूज़ किया जाता था पहले के समय में, वह क्या यूज़ किया जाता था? कॉर्क यूज़ किया जाता था, CORK। तो ये जो कॉर्क है वह कॉर्क एक्चुअल में होता क्या था? लकड़ी का ही पीस है। तो उन्होंने क्या किया? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उनके पास पहले से प्रेजेंट था, रॉबर्ट हुक के पास। उस कॉर्क को लिया उन्होंने, कॉर्क से पतला सा स्लाइस लिया, पतला सा टुकड़ा उसका कट किया। कट करने के बाद उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर उसे ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उसे, तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें क्या दिखाई दिया? चारों तरफ से बाउंड्री दिखाई दी और बाउंड्री के अंदर खाली स्थान दिखाई दिया। तब उन्होंने उसे क्या उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया सेल्यूला। सेल्यूला वर्ड इट मीन्स, एक्चुअल में सेल्यूला लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब है अ लिटिल कंपार्टमेंट। अ लिटिल कंपार्टमेंट, एक छोटा कमरा। एक्चुअल में जब उन्होंने ये चीज़ें देखी थी, ऑब्जर्व की, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में केवल क्या वर्ड यूज़ किया था? सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम, अ लिटिल कंपार्टमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? एक छोटा कमरा या छोटा कंपार्टमेंट कह सकते हैं। तो उन्होंने सेल नहीं ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि चारों तरफ से एक बाउंड्री है, और बाउंड्री यानी अंदर की तरफ खाली स्थान है, और वो एक कमरे की तरह दिख रहा है। तो लैटिन में रूम को हम क्या कहते हैं? सेल्यूला कहते हैं। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था ई सेल्यूला, यानी आई फाउंड अ लिटिल रूम, आई फाउंड अ लिटिल रूम, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिटिल रूम मतलब बताया कि मैंने क्या खोजा है? एक छोटा कमरा ऑब्जर्व किया। तो ये सबसे फर्स्ट डिस्कवरी था। और ये डिस्कवरी कब हुआ था? दिस डिस्कवरी अकर्स इन द 1665। ये डिस्कवरी कब हुई है? 1665 को। एक मिनट, इसे यहाँ नोट मैं कर दे रहा हूँ। 1665 फर्स्टली रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 ऑन द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। खुद का जो उनका माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उसी माइक्रोस्कोप पर इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। और सेल को इन्होंने जो सबसे फर्स्ट वर्ड दिया था वो क्या था? सेल्यूला। व्हाट इट मीन्स? इट इज़ द लैटिन वर्ड विच मीन्स a little room or a little compartment, a little room or a little compartment। यानी जो सेल्यूला मतलब जो चीज़ें डिस्कवर्ड हुई थी, उस डिस्कवरी के बाद उन्होंने उस चीज़ के लिए या उस जनरली जो उन्होंने डिस्कवर्ड किया, जो चारों तरफ से घिरा हुआ एक बाउंड्री की तरह स्ट्रक्चर देखा, उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था? सेल्यूला वर्ड यूज़ किया था। तो जनरली सबसे फर्स्ट ये डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट लिविंग सेल, ये तो अभी एक्चुअल में डेड था। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर था? डेड था। डेड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कॉर्क यूज़ किया गया है बॉटल के ऊपर, जो कॉर्क यूज़ किया गया है वो तो पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, जो कि प्लांट से अलग किया जा चुका है, जो कि प्लांट से अलग किया जा चुका है। तब उस केस में वह क्या होगा? उस केस में वह डेड होगा। वो जो चीज़ें हमने प्लांट से लाकर बॉटल के ऊपर लगाई हुई है वो डेड है। तो हमें जो दिख रहा है वो बाहर की तरफ केवल एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल है। अब जब हम सेल का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में एक चीज़ मेन डिफरेंसेस जो होगा वह उनके वॉल के बेसिस पर होता है। जब प्लांट हम देखेंगे तो प्लांट के सबसे बाहर की तरफ का जो वॉल होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, और उस सेल वॉल के अंदर की तरफ एक और वॉल होगा जिसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल द सेल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी सेल प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उन ऑर्गेनिज्म में जो सेल होगा सभी में सेल मेम्ब्रेन है, बट सेल वॉल सब में नहीं होगा।
प्लांट सेल के केस में सेल वॉल है, बट एनिमल सेल यानी ह्यूमंस बॉडी हो या एनिमल्स बॉडी हो, उनके बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है उन बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो जनरली यहाँ पे जो ऑब्जर्व हुआ है वह किस टाइप का सेल था, वह एक डेड सेल था। तो जो डेड सेल है या जनरली जो सबसे पहले सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी वह किसके थ्रू, रॉबर्ट हुक के थ्रू 1665 1665 is the tenure in which the cell was discovered. The cell was discovered by Robert Hooke. फर्स्ट लिविंग सेल अगर डिस्कवरी पूछी जाए कि सबसे पहला जो लिविंग सेल है उसे किसने डिस्कवर किया, द नेम सजेस्ट दैट इज एंटोनी वन लीवेनहॉक इन 1674। 1674 का टेन्योर था जब सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया गया था। किसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक के थ्रू। अब नेक्स्ट है इनका जो टेन्योर दिया हुआ है 1635 टू 1703। 1635 इज द बर्थ of this person and then 1703 is the death tenure of the रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का बर्थ और डेथ ये इंडिकेटेड है, बट इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1665 में। एक और चीज़ इससे इंपॉर्टेंट और इससे रिलेवेंट है कि जो ये डिस्कवरी हुई थी जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो ऐसा नहीं कि वो खुद से निकल कर, आज के टाइम का मल्टीमीडिया तो है नहीं कि एक पोस्ट कर दिए और तुरंत वो पोस्ट वायरल हो गया। उस टाइम यानी 16th सेंचुरी चल रहा है, तब उस समय उस टाइप का मल्टीमीडिया न होने की वजह से रिकॉग्निशन आसान नहीं था। रिकॉग्निशन यानी अगर हम कुछ भी डिस्कवर कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आसानी से वह चीज़ें तुरंत डिस्पर्स हो जाएंगी, तुरंत फैल जाएंगी। उसके लिए हमें पब्लिश कराना पड़ेगा, उस जो डिस्कवरी है उसको हमें किसी पब्लिशर को देना पड़ेगा, वह कहीं प्रिंट करेगा, तब लोगों तक वह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कुछ डिस्कवर्ड हुआ है। ऐसा आज के टाइम जितना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को पब्लिश करना। तो उस समय जो उनकी बुक सेल्फ मेड जो उनकी बुक थी, एक उन्होंने बुक अपनी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया इज़ द नेम ऑफ देयर बुक इन विच दे रोट देयर एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसका पूरा डिटेल उन्होंने खुद की एक बुक माइक्रोग्राफिया में लिखी थी। तो माइक्रोग्राफिया से ही पता चला कि सेल डिस्कवर्ड हुआ है। सेल के पूरी डिस्कवरी के बारे में जो सेल्यूला वर्ड दिया गया है, सेल्यूला का मतलब क्या है, ये सभी पूरी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, माइक्रोग्राफिया इनकी खुद की बुक है जो इन्होंने लिखा है। तो उस माइक्रोग्राफिया में इस डिस्कवरी की पूरे मतलब इस डिस्कवरी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो 1665 में ही ये चीज़ें सामने आई थी। इस वजह से हमने जो टेन्योर माना है डिस्कवरी का वह क्या माना है, 1665 माना है। उससे पहले ही ऑब्जर्व किए होंगे, बट 1665 में ये चीज़ें पब्लिश हुई थी और सबके सामने आई थी कि सेल जैसा कुछ है जो कि हमें प्लांट बॉडी से ऑब्जर्व हो रहा है। यानी प्लांट बॉडी का अगर हमने कोई पीस लिया है तो उसमें हमें चारों तरफ से इस टाइप की बाउंड्री मिलेगी, चारों तरफ से इस टाइप का बाउंड्री घिरा हुआ दिखेगा, यानी जितने भी प्लांट बॉडी हैं, जिसे कि सेल्यूला से लोगों ने ऑब्जर्व, ये सेल्यूला से लोगों ने समझा और फाइनली उसी वर्ड को मॉडिफाइड करके आज हम क्या पढ़ते हैं, सेल वर्ड पढ़ते हैं। यानी सेल जो है वह किस वर्ड का मॉडिफिकेशन है, सेल्यूला वर्ड को ही मॉडिफाइड करके आज हमने सेल पढ़ना स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एक और रिसर्च है रॉबर्ट हुक का, अर्ली माइक्रोस्कोप फर्स्ट ड्राइंग ऑफ सेल। नेक्स्ट ये जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट ये जो ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करने के बाद उनकी डिस्कवरी के बारे में दिया हुआ है 16th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी जो चल रहा है उसी में एक इंपॉर्टेंट और नाम आता है जिन्होंने माइक्रोस्कोप यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उस सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल को देखने के लिए, और इनका टेन्योर क्या होगा, 1674 व्हेन एंटोनी वन लीवेनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब द लिविंग सेल, फर्स्ट डिस्क्राइब द लिविंग सेल बाय एंटोनी वन लीवेनहॉक। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं कि सबसे फर्स्ट डिस्कवरी ध्यान रखना है कि डिस्कवरी किसने किया है और उसका टेन्योर क्या है, कब डिस्कवर्ड हुआ है 1665 में, कहाँ पर ये सभी चीज़ें हमें मिली हैं, सबसे पहले ये चीज़ें कहाँ पब्लिश हुई थी, इनकी सेल्फ रिटन बुक माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इज़ द नेम ऑफ बुक इन विच दे गिवन देयर एक्सपेरिमेंट इन दिस बुक। मीन्स जो माइक्रोग्राफिया बुक थी उसी में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था। तो सबसे फर्स्ट उनकी डिस्कवरी से रिलेवेंट, दूसरा फर्स्ट लिविंग का ऑब्जर्वेशन कि पहली जो लिविंग जो सेल है, पहला जो लिविंग सेल है वह ऑब्जर्व हुआ था कब, 1674 में एंटोनी वन लीवेनहॉक ने इसे ऑब्जर्व किया था।
नेक्स्ट जो ऑब्जर्व किया गया था इस टाइप का, ये ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा डिटेल में बताता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था तो उन्होंने 2-3 जगह से सैंपल लिए थे। पहला सैंपल था जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट यानी कहीं भी पानी कलेक्टेड है, जैसे बारिश हो गया तो बारिश के दिन में आप देखते हैं कि कहीं भी गड्ढा है उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉन्ड भी भर जाते हैं, तालाब भर जाता है, हर जगह पानी हमें दिखाई दे रहा है। सैंपल इन्होंने जो स्टैग्नेंट वाटर था, कहीं पानी कलेक्टेड है, वहाँ से उन्होंने पानी थोड़ा सा कलेक्ट कर लिया। इसके अलावा स्क्रैपर ऑफ टिथ यानी टिथ से स्क्रैप किया। स्क्रैप यानी जब दांत से मैल को खुरचा जाएगा तो वहाँ से भी कुछ वाइट इस टाइप का सब्सटेंस हमें मिलेगा, तो उस मैल को भी उन्होंने लिया जो स्क्रैप लिया था टिथ का। इसके अलावा सलाइवा को इन्होंने यूज़ किया, यानी जो लार है उसको भी उन्होंने यूज़ किया था, किसके लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए। तो 2-3 जगह से सैंपल इन्होंने लिया और उस सैंपल में उन्होंने ऑब्जर्व जब किया तो वहाँ पर कुछ मूविंग पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो लगातार मूव कर रहे हैं, वह मूव करते हुए जितने भी पार्टिकल्स हैं वह क्या है? लिविंग है। तो जो लिविंग चीज़ें जो उन्होंने बताया था कि मूव कर रही हैं, तो वो एक्चुअल में थे क्या? वो बैक्टीरिया थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो जो पहला जो लिविंग सब्सटेंस या जो लिविंग सेल था, वह लिविंग सेल ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू हुआ है? दिस लिविंग सेल फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1674 बाय द पॉन्ड वाटर, यानी पॉन्ड वाटर से इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब नेक्स्ट है जनरली बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, इन्वेस्टिगेट इन्होंने किया था। इस टाइप का इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था पॉन्ड वाटर में, तो इसी बेसिस पर ये जो है ये प्रोटिस्ट हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो पीसेज या छोटे छोटे ग्लोबुलर शेप हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या होंगे? बैक्टीरिया हो गए और ये प्रोटिस्ट के शेप हो गए। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्वेस्टिगेट किया बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट। इसके अलावा स्पर्म सेल को भी ऑब्जर्व किया था इन्होंने। तो लिविंग सेल जो ऑब्जर्व करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वह कौन है? वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ही हैं, जिन्होंने सबसे फर्स्ट अलग अलग टाइप के सेल को ऑब्जर्व किया है। फिर नेक्स्ट कुछ लास्ट ये फाइनल हमारे पास एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का जो इन्वेस्टिगेशन है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, स्पर्म सेल, ब्लड सेल, इसके अलावा नेमेटोड्स। नेमेटोड्स क्या होते हैं? जैसे नेमेटोड्स में इंक्लूड होंगे जितने राउंड वर्म हम देखते हैं या टेप वर्म देखते हैं। जब मिट्टी आप देखेंगे, मिट्टी जो गीली मिट्टी है उसको खोदेंगे तो वहाँ पर आपको क्रीमी दिखाई देंगे। क्रीमी यानी लंबे लंबे आपको केचुआ, चाहे इसके अलावा वो गोल क्रीमी दिखाई देंगे, गोल यानी जो पूरी तरीके से राउंड होते हैं और बहुत लंबे हमें दिखाई देंगे। तो उस टाइप के जितने भी मतलब जितने भी इंसेक्ट हमें मिलते हैं, जितने भी उस टाइप के एनिमल मिलते हैं, वह एक्चुअल में किस में इंक्लूड किए जाएंगे? वह सभी नेमेटोड में इंक्लूड किए जाएंगे, स्पेशली राउंड वर्म होते हैं। इसके अलावा टेप वर्म होते हैं। तो ये टेप वर्म हमें जनरली, टेप वर्म हो, राउंड वर्म हो, ये हमें कहाँ मिलेंगे? सॉइल में यानी मिट्टी में ऑब्जर्व होते हैं। तो मिट्टी में जो ऑब्जर्व हुए थे उन ऑब्जर्वेशन को भी इन्होंने इंडिकेट किया था, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में मिल रहे हैं, इसके अलावा मिट्टी में मिल रहे हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया है? सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी से रिलेवेंट है, कुछ चीज़ें डिस्कवरी से रिलेवेंट बची हैं, इसके अलावा सेल थ्योरी है, उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।